नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषिका। आज बुराई पर अच्छाई का जीत का पर्व यानी दशहरा है। दशहरे पर देश भर में रावण दहन की परंपरा है। बुराई पर अच्छाई की जीत के इस पर्व को लोग धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन राजस्थान में एक जगह ऐसी है जहां लोग रावण दहन के दिन शोक मनाते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ रावण का मंदिर है जहां उसकी पूजा अर्चना की जाती है। जोधपुर में रावण की ससुराल है। जी हाँ, किसी जमाने में जोधपुर की राजधानी रही मंडोर की रहने वाली मंदोदरी से रावण का विवाह हुआ था और रावण के विवाह के बाद उसकी बारात में आए कुछ परिवार यहीं बस गए थे, जिनकी वंशज आज भी यहाँ मौजूद हैं। इन परिवारों के लोगों ने यहाँ रावण का एक भव्य मंदिर भी बना रखा है, जहाँ प्रतिदिन दशानन की पूजा की जाती है। इतिहासकारों के मत भिन्न हो सकते हैं, पर इनकी श्रद्धा लगातार बनी हुई है। जोधपुर में रावण की ससुराल है। जी हाँ, किसी जमाने में जोधपुर की राजधानी रही मंडोर की रहने वाली मंदोदरी से रावण का विवाह हुआ था। विवाह के बाद उसकी बारात में आए कुछ परिवार यहीं बस गए, जिसके बाद ये वंशज आज भी यहाँ मौजूद हैं। इन परिवारों के वंशजों ने ही यहाँ दशानन रावण का एक भव्य मंदिर भी बना रखा है, जहाँ प्रतिदिन लंकेश्वर की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। जानकारों के मत भले ही अलग हों, लेकिन इस क्षेत्र में लंकाधिपति रावण के प्रति लोगों की अगाध श्रद्धा देखने को हैरान कर जाती है। देखिए इस रिपोर्ट में। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर केहसी बखानी। पुनि नारद कर मोह अपारा, केहसी बुहरी रावण अवतारा। ये उस रावण की प्रतिमा है जिसके चलने से पृथ्वी डगमगाने लगती थी, जिसकी गर्जना से देवर मणियों के गर्भ गिरने लगते थे, जिसके अट्ठास से देवता भागकर गुफाओं में छिप जाते थे। चलत दसानन डोलती अवनी, ग्रजत गर्भ स्त्रवही सुर रवनी। रावण का जोधपुर में मंडोर नाम के स्थान से विशेष नाता है, जिससे जुड़े कई साक्ष्य आज भी मौजूद है। प्राचीन मान्यताओं की माने तो मंडोर में ही रावण और मंदोदरी का विवाह हुआ था। पहाड़ी पर आज भी रावण की चवरी मौजूद है, जिसे शादी का मंडप कहा जाता है। जब विवाह हुआ था उस समय रावण वहां से बारात लेके आए थे। बारात के अंदर सैकड़ों ऋषि मुनि तथा उनके रिश्तेदार भी साथ आए थे। उनके साथ मुदगल गोत्रीय भी जोधपुर में आए थे। आने से विवाह करने के बाद यहाँ के राजा ने कहा कि आप यहीं रुक जाओ, तो कुछ जो खैप है वो यहाँ जोधपुर अर्थात मंडोर के अंदर रुक गई। हम उनके वंशज थे और यहाँ रुकने के कारण हम धीरे धीरे फैलते गए और पहले हम यहाँ श्रीमाल नगर में हमारा निवास हुआ। उसके बाद में हम जोधपुर स्थापित हुए। क्या मस्तिष्क में वो इतना विद्वान व्यक्ति था कि वो सीता का हरण कर नहीं सकता है। उसे मालूम था कि मुझे अपनी वंश परंपरा का क्या मतलब कल्याण करना है। उस कल्याण को ध्यान में रखते हुए वो सीता को पुत्री मानते हुए उसका हरण किया था और उसे अपने मतलब पूरे परिवार को या कहते हैं उसके पूरे ब्राह्मण समाज को उसे कल्याण की प्राप्ति प्राप्त करनी थी, मोक्ष की प्राप्ति करनी थी, इसलिए उसने सीता का हरण किया था। कहा जाता है कि रावण के ससुर और मंदोदरी के पिता मयासुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या कर उनसे वरदान प्राप्त किया था। उस वरदान के अनुसार वो कहीं भी किसी भी सुंदर नगर या भवन का निर्माण कर सकते थे। इसी वरदान का फायदा उठाकर उसने अपनी प्रेमिका अप्सरा हेमा के लिए मंडोर जैसा खूबसूरत नगर बनाया। मयासुर और हेमा की एक पुत्री हुई, जिसका नाम मंदोदरी रखा गया। कहा जाता है कि मंदोदरी के नाम पर ही इस जगह का नाम मंडोर पड़ा। कुछ समय बाद इंद्र का मंदोदरी के पिता यानी मयासुर से विवाद हो गया, जिसके बाद उन्होंने मयासुर को वहां से भगा दिया।
ऐसे में मंडूक नाम के एक ऋषि ने मंदोदरी का पालन पोषण किया। जब मंदोदरी विवाह के योग्य हो गई तो मयासुर ने उनके लिए वर ढूंढना शुरू किया, लेकिन उचित वर नहीं मिलने पर मयासुर निराश हो गए। कुछ समय बाद रावण के यश और वैभव को देखकर मयासुर इतना प्रभावित हुआ कि उसने रावण के ही सामने बेटी के विवाह का प्रस्ताव रख दिया। रावण ने मयासुर की बात मान ली और मंडोर में मंदोदरी के साथ विवाह कर लिया। रावण जो है वो राक्षसी माता और ब्राह्मण पिता का पुत्र था और मंदोदरी जो है वो जोधपुर की महारानी थी पुरातन समय में। तो रावण का मुदगल गोत्र का होने के कारण मुदगल गोत्र में ही यहाँ पर उनका विवाह हुआ। यहाँ पर जोधपुर में उनका विवाह हुआ। मंदोदरी के कारण मंडोर की प्रामाणिकता है। और अगर मंडोर का और मंदोदरी और रावण का कोई कनेक्शन देखना है तो प्राच्य विद्या केंद्र में इतना इतिहास पढ़ा है जो हमारे पंडितों ने पढ़ करके ही कोई व्याख्या यहाँ पर की है। बहुत सारे लोग मंदोदरी की व्याख्या मंदसौर से करते हैं, बहुत सारे लोग कहीं और से करते हैं, पर रियल प्रमाण जो है हमारे जोधपुर में अवेलेबल है। जोधपुर के ऐतिहासिक मेहरानगढ़ फोर्ट के पास ही दशानन का मंदिर भी है। यहाँ रहने वाले दवे, गोधा और श्रीमाली समाज के लोग रावण की विशेष पूजा करते हैं, क्योंकि ये खुद को रावण का वंशज मानते हैं। इस मंदिर में रावण और मंदोदरी की विशाल प्रतिमाएं स्थापित करवाई गई हैं। क्योंकि रावण की अच्छाइयां ही ग्रहण की जाती है। रावण की कोई बुराई, सीता हरण के पहले सब अच्छाइयां थी, हम उनको ग्रहण करते हैं। रावण को लोग देवता मानते हैं तथा रावण के दर्शन मात्र से आदमी ज्ञानी बनता है, बलिष्ठ बनता है, तंत्रज्ञ बनता है तथा वह अच्छा ज्योतिषज्ञ, देवज्ञ बन सकता है। रावण अति देवज्ञ था और वह ग्रहों का ज्ञाता था। रावण दहन के दिन खुद को रावण का वंशज मानने वाले दशानन की पूजा करते हैं। दाग के बाद बकायदा स्नान कर तर्पण भी करते हैं। ब्राह्मण जाति के होने के कारण ये लोग जनेऊ भी बदलते हैं और सूतक निकाल कर दशानन की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। जहाँ तक रावण का सवाल है वो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर के अंतर्गत आता है। इतिहास के विभिन्न कालखंडों में उनके कालखंडों को शताब्दी सेंचुरियन पद्धति के अनुसार उनको विभाजित किया गया है। जहाँ तक जोधपुर और रावण का संबंध है वो मंडोदरी का मंडोर से रावण का ससुराल और उनकी जो चंवरी में विभिन्न देवी देवताओं का जिक्र देखने को मिल रहा है, उनके संकेत, उनकी चित्र और वो जो है धारणाएं, खूब सारी धारणाएं, सभी लोग उनको पूजते हैं। यहाँ तक कि सिरमली समाज में एक गोत्र विशेष के लोग उनको के परिवार का सदस्य भी मानते हैं। मेरा ऐसा मानना है उनका जोधपुर से सीधा संबंध कहा जा सकता है। कहते हैं कि वो जगह आज भी मौजूद है जहां रावण और मंदोदरी ने 7 फेरे लिए थे, लेकिन वो जगह अब खंडहर हो चुकी है। अब सिर्फ इसके अवशेष रह गए हैं। हालांकि अब भी बड़ी संख्या में लोग इस जगह पर जाते हैं और महाशक्तिशाली रावण से जुड़ी कथाओं से जोड़कर इसे देखते हैं। जानकारों और इतिहासकारों के लिए यह एक शोध का विषय हो सकता है, लेकिन जो प्रमाण यहाँ मिले हैं और जो आस्था लोगों की रावण के प्रति उनके वंशज परिवार आज भी निभाते हैं, वो कहीं न कहीं इस बात को विश्वास के साथ कहते हैं कि निश्चित तौर पर रावण का ससुराल जोधपुर के मंडोर में स्थित है। उसके प्रमाण के रूप में पुरातत्व विभाग द्वारा सहेजी गई यह चवरी आज भी यहाँ मौजूद है। उसके साथ ही लगता हुआ यह एक बावड़ी है जो कि जल स्रोत के रूप में यहाँ पाया गया है। इसे भी सहेजने का प्रयास किया गया है। कहा यह जाता है कि पुराने समय में लोग यहाँ पानी पीने और अपने घर के काम के लिए पानी इकट्ठा करने के लिए आते थे। रावण में कितना ही राक्षसत्व क्यों न हो, उसके गुणों की अनदेखी नहीं की जा सकती। रावण बुद्धिमान ब्राह्मण था, शंकर भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। संगीत के क्षेत्र में भी रावण की विद्वता अपने समय में अद्वितीय मानी जाती है। वीणा बजाने में रावण सिद्ध हस्त था। वो महातेजस्वी, प्रतापी, पराक्रमी और रूपवान था। तभी रावण को देखते ही वाल्मीकि के राम मुग्ध हो जाते हैं।
और कहते हैं कि रूप, सौंदर्य, धैर्य, कांति और सर्व लक्षण युक्त होने पर भी यदि इस रावण में अधर्म बलवान न होता तो ये देवलोक का भी स्वामी बन जाता। तो कुल मिलाकर के जोधपुर के मंडोर रेलवे स्टेशन के ठीक सामने स्थित है यह बावड़ी और इसके साथ ही साथ स्थित है यह रावण के ससुराल के रूप में चौरी। कहा यह जाता है कि यहीं रावण ने फेरे लिए थे और उसके बाद कुछ वंशज यहीं रुक गए थे जो कि मुदगल गोत्रीय ब्राह्मण के रूप में पहचाने जाते हैं। रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। अब बात कोटा के राष्ट्रीय दशहरे मेले की तैयारी की। आइए दिखाते हैं यहाँ किस तरह से दशहरे मेले की तैयारी हो रही है और कैसे उस पर राजनीतिक वार पलटवार का भी सिलसिला तेज हो चला है। कोटा के राष्ट्रीय दशहरे मेले का आगाज हो चुका है और जो नगर निगम और जिला प्रशासन है वो पूरी तरह से दशहरे मेले के आयोजन में जुट चुके हैं। 2 साल बाद इस मेले का आयोजन होने जा रहा है क्योंकि कोविड के चलते 2 साल तक मेला नहीं लग पाया, इसीलिए सभी की नज़र इस मेले पर है। तस्वीरें देखकर अंदाजा हो गया होगा कि इस बार कोटा के राष्ट्रीय दशहरा मेला कितना खास होने वाला है। 2 साल बाद लग रहे इस दशहरे के मेले को लेकर आयोजन समिति की ओर से सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। कोटा उत्तर की महापौर की माने तो दशहरा मेले के आयोजन को यादगार बनाया जा सके, इसके लिए इस बार कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा लोगों के मनोरंजन के लिए कई खास इंतजाम किए गए हैं। इस बार सारे त्योहार मनाए जाएंगे और दशहरा भी बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा और उसको लेकर एक जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। दुकानें लग रही हैं, झूले आ रहे हैं, तो सभी तरह के कलाकार को पसंद किया जा रहा है कि कौन सा कलाकार लाना है और सभी तरह की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इस बार मेले में जहां 75 फीट के रावण का पुतला फूंका जाएगा, वहीं मेघनाथ और कुंभकर्ण के भी 50-50 फीट के पुतलों को आग लगाई जाएगी। बताया जा रहा है कि इस बार मेले में 700 से ज्यादा दुकानें और 45 से अधिक झूले लगाए जाएंगे। इस बार एक तो अपने ये टोरा टोरा और ऑक्टोपस और एक रेंजर, ये इतने बढ़िया लेटेस्ट झूले हम लेकर पहुंचे हैं कोटा के मेले में कि बच्चों को इतना मजा आएगा, इतनी आनंदित होगी ये पब्लिक के, मजा आएगा, उसको पूरे लुत्फ उठाएगी इस बार मेले में। किसी प्रकार की कोई कमियां नहीं यहाँ पर देखने को मिल रही है। नगर निगम के द्वारा जिस प्रकार की तैयारियां यहाँ पर की गई है, दुकानदारों की तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि हम आश्वस्त हैं। जिस प्रकार से हमारी मांगे थी, उन्होंने कॉर्नर चार्जेज पर 10% की छूट देकर और नालियों की, सीवरेज की, पानी की उचित व्यवस्था करी है। मैं पूरे संपूर्ण व्यापार महासंघ की तरफ से नगर निगम को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मेले की तैयारी तो पूरी हो चुकी है, लेकिन इन तैयारियों को लेकर बीजेपी पार्षद गोपाल मंडा ने मेला ग्राउंड की अव्यवस्थाओं को लेकर महापौर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि महापौर ने उन आरोपों पर करारा पलटवार भी किया है। उत्तर की मेयर और मेलाध्यक्ष जो है, उनको कहते हैं ना कि चुईया को हल्दी की गांठ दे दो तो अपने आप को पंसारी बैठती है, उसी तरह उनको मेलाध्यक्ष क्या बना दिया धारीवाल जी ने। वो किसी को कुछ समझ ही नहीं रही है। हमें तो समझे नहीं समझे, लेकिन कोटा दक्षिण के मेयर को कुछ नहीं समझ रही है, कमिश्नर को कुछ नहीं समझ रही है। एक महिला को अपशब्द बोलना चाहता है, वो विरोध करे, वो पुतले जलाए, जो भी प्रदर्शन करे, पूरी छूट है उनको। लेकिन महिला के लिए ये शब्द कि चुईया को हल्दी की गांठ दे दी तो पंसारी बन बैठी, अब शब्द बोल रहे हैं। उसके अगर वो किसी में कुछ उंगली उठाएगी या कुछ काम करेगी तो उसकी उंगली काट दी जाएगी। आज मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगी कि नारी का अपमान कर रहे हो, तुम एक महिला का अपमान कर रहे हो, ये हम सहन नहीं करेंगे। कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से दशहरा मेले का आयोजन नहीं हो पाया था। इस बार भी इसके आयोजन को लेकर सियासी तकरार का दौर जारी है। हालांकि सबकी कोशिश ये जरूर है कि मेले का आयोजन अच्छे से हो जाए। दशहरे मेले के बीच
ये राजनीति भी बराबर हो रही है। हालांकि सबकी कोशिश यही है कि जो दशहरा मेला है उसका आयोजन जो है वो बहुत अच्छे से हो सके, क्योंकि 2 साल बाद भर रहा है, लोग यहाँ आए और दशहरे मेले का आनंद लें। लेकिन इस बीच ये राजनीति कहीं ना कहीं दशहरे मेले की जो मिठास है उसको खटास में तब्दील कर रही है। योगेश त्यागी, न्यूज़ 18 कोटा। कोलकाता में परंपरा के तहत विजयदशमी के दिन महिलाओं ने मां को सिंदूर लगाकर विदाई दी। मां दुर्गा की प्रतिमा पर सिंदूर लगाने के बाद महिलाएं होली के अबीर गुलाल की तरह एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। बंगाली समाज में विजयदशमी पर सिंदूर खेला की रौनक देखते ही बनती है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी विजयदशमी के अवसर पर पूजा अर्चना की है। सैन्य स्टेशन में उन्होंने शस्त्र पूजा की है। बता दें कि शस्त्रों का पहले निरीक्षण किया और उसके बाद जवानों के साथ चाय पर चर्चा की। जवानों से राजनाथ सिंह मिले भी हैं। ये 5 तस्वीरें आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शस्त्रों की पूजन की। जैसा कि विजयदशमी पर परंपरा है अस्त्र शस्त्र की पूजन की जाती है, तो रक्षा मंत्री ने भी अस्त्रों की पूजा की। और विजयादशमी के पर्व पर आया हूं तो यह पर्व ऐसा पर्व है जिस दिन शस्त्रों की पूजा होती है। दुनिया के किसी देश में शस्त्रों की पूजा नहीं होती, लेकिन भारत दुनिया का अकेला देश है जहां शास्त्रों की भी पूजा होती है और शस्त्रों की भी पूजा होती है। शास्त्र और शस्त्र दोनों की पूजा होती है। लोग ये कह सकते हैं कि भाई शस्त्र या तो निर्जीव होते हैं, इनकी पूजा करने का क्या मतलब है। लेकिन हमारे भारत की संस्कृति और हमारे भारत के जो जीवन मूल्य हैं वो हमको यह शिक्षा देते हैं कि चाहे जड़ हो अथवा चेतन हो, जीव हो चाहे निर्जीव हो, यदि हमारे जीवन को वह सुगम बनाता है, वह हमारे समाज की, हमारे राष्ट्र की रक्षा करने में वो हमारी मदद करता है, तो हमें कभी न कभी जीवन में अथवा वर्ष में एक बार उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए, उसके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। और इसी सोच के आधार पर विजयादशमी के अवसर पर शस्त्रों की पूजा की जाती है। विजयदशमी पर आज आरएसएस ने नागपुर रेशम बाग में रैली का आयोजन किया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत विजयदशमी पर रैली को संबोधित भी उन्होंने किया है। बता दें कि मोहन भागवत ने कहा कि मात्र शक्ति की उपेक्षा संभव ही नहीं है। महिलाओं को हम जगत जननी मानते हैं, लेकिन उनको पूजा घर या घरों में बंद कर दिया गया है। नौ दिन रात्रि शक्ति की उपासना करने के पश्चात विजय के साथ उदित होने वाली आश्विन शुक्ल दशमी के दिन हम अपने इस विजयादशमी उत्सव को संपन्न करने के लिए यहां पर उपस्थित हैं। शक्ति सारी बातों का आधार है। शक्ति शांति का भी आधार है। शुभ कामों को करने के लिए भी शक्ति चाहिए। जो न दुख को दुख मन में मानता, धूल सुख की खोज की ना छानता, मोह आकर्षण भरे इस विश्व में राह अपने ध्येय की पहचानता, दूसरों के दुख को दूर करना, उसके लिए विष भी पीना जिसको स्वीकार है, ऐसे व्यक्ति को भी साधना के द्वारा शक्ति का अर्जन करना पड़ता है, क्योंकि साधना ही मुक्ति का शुभ द्वार है।
शक्ति भी तो शांति का ही आधार है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और देश दुनिया के बड़े क्रिकेटरों की चमक से सराबोर 15 दिनों तक चलने वाली इस लीग का समापन जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम पर होगा। बता दें कि लीजेंड्स लीग का आज समापन होने वाला है, जहां चैंपियन बनने के लिए गंभीर और इरफान पठान अपनी अपनी रणनीति की बिसात बिछाएंगे। फाइनल मुकाबले में भीलवाड़ा किंग्स और इंडिया कैपिटल्स दोनों के बीच ही मुकाबला देखने को मिलेगा। दोनों ही मजबूत टीमें आज मैदान में उतरेंगी, इस लिहाज से एक अच्छे फाइनल मुकाबले की उम्मीद है। बता दें कि इस लीग में कुल 4 करोड़ का इनाम रखे गए हैं, जिसमें उपविजेता को 1 करोड़ और दूसरे उपविजेता को गुजरात जायंट्स को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। दशहरे पर आयोजित हो रहे फाइनल मुकाबले में रावण का पुतला दहन भी होगा। फाइनल में पहुंचे तो ऐसे अलग नजर ही आ जाते हैं, लेकिन देखिए एग्रेशन के साथ हम लगातार क्रिकेट खेले, चाहे वो यूसुफ भाई हो, जब यूसुफ भाई इंडिया के लिए खेलते थे, या गौतम की कप्तानी में इतने साल खेले, बहुत अग्रेशन के साथ क्रिकेट खेले। और हमारे भी काम यही था कि जब वो गेंदबाजी में पहली दूसरी ओवर में विकेट निकालते थे, वो एग्रेशन के साथ ही निकालते थे। वो एग्रेशन हमारी ज़िंदगी का हिस्सा रहा है एक तरीके से कहा जाए। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव की बात की रमन भाई ने और गौतम ने भी, देखिए जब आप कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलते हैं ना, तो आपका खून गर्म रहता है, और अगर खून गर्म रहता है तो थोड़ा बहुत आपको देखने भी मज़ा आता है, लोग भी बात करते हैं। आपको भी मज़ा आया ना? तो बता दें कि आज जयपुर के मानसिंह स्टेडियम में लीजेंड्स लीग का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। गौतम गंभीर और इरफान पठान की टीमें दोनों ही मजबूत टीमें हैं, जो आज फाइनल मुकाबले में आमने सामने होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक कर लेते इस बीच आ रही बड़ी खबर का। नागौर गैंगस्टर संदीप शेट्टी हत्याकांड मामले में अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। मामले के मास्टरमाइंड सुनील उर्फ पंडित का रिमांड बढ़ा दिया गया है। बता दें कि सुनील उर्फ पंडित और साथी संदीप लांबा 8 अक्टूबर तक रिमांड पर रहेंगे। मामले में शूटरों तक पहुंच पाई है नागौर पुलिस। एसआई टीम हरियाणा और पंजाब में दर्जनों जगह बता दें कि दबिश दे चुकी है, लेकिन शूटरों को गिरफ्तार करने में नागौर पुलिस अभी तक नाकाम है। संदीप शेट्टी हत्याकांड में ये अपडेट आपको बता रहे हैं। मामले के मास्टरमाइंड सुनील की जो रिमांड है उसे बढ़ा दिया गया है। सुनील उर्फ पंडित और उसके साथी संदीप लांबा की रिमांड को बढ़ा दिया गया है। और इस मामले में बता दें कि शूटरों तक फिलहाल पुलिस कई जगह दबिश दे चुकी है शूटरों को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन शूटरों को गिरफ्तार करने में अभी भी नागौर पुलिस नाकाम है। इस मामले में मास्टरमाइंड सुनील उर्फ पंडित की रिमांड बढ़ा दी गई है। बड़ा अपडेट संदीप शेट्टी हत्याकांड में मास्टरमाइंड सुनील उर्फ पंडित की रिमांड बढ़ा दी गई है। उसके साथ ही संदीप लांबा 8 अक्टूबर तक बता दें कि सुनील और संदीप लांबा रिमांड पर रहेंगे 8 अक्टूबर तक। एसआई टीम हरियाणा और पंजाब में दर्जनों जगह बता दें कि एसआईटी की टीम दबिश दे चुकी है, लेकिन शूटरों को गिरफ्तार करने में नाकाम है नागौर पुलिस। और राजस्थान के बेरोजगारों की दांडी यात्रा जारी है। बेरोजगारों की दांडी यात्रा का आज चौथा दिन है। पालनपुर से 2 अक्टूबर तक बता दें कि 2 अक्टूबर को ये जो दांडी यात्रा है ये रवाना हुई थी और आज मेहसाणा पहुंची है ये दांडी यात्रा। दांडी यात्रा के दौरान कुछ बेरोजगारों की तबीयत भी बिगड़ी है। उपेंद्र यादव के नेतृत्व में बता दें कि ये दांडी यात्रा जारी है। गुजरात के अहमदाबाद कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर सत्याग्रह होगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रोकने को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए मारो राजस्थान। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेद।